दोस्तों नमस्कार। इलेक्शन केस में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह से ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठते जा रहे हैं, यकीन मानिए अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सही तरह से सुनवाई करे, अगर हर पहलू को गहराई से देखे तो ज्ञानेश कुमार के लिए बहुत भारी मुश्किल खड़ी हो सकती है। और ज्ञानेश कुमार पर आंच आई तो समझ लीजिए इसकी गर्मी सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक भी पहुंच जाएगी। मैं आपसे एक सीधी बात पूछता हूं, क्या आपके घर पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं या फिर आपने कोई ऐसा सिस्टम लगा रखा है जो चोरी को पकड़ सके? तो बताइए, उससे सबसे ज्यादा घबराएगा कौन सबसे पहले उसे हटाने की कोशिश करेगा? बिल्कुल वही जिसकी नीयत में खोट हो, जिसे चोरी करनी हो, वही ऐसे इंतजाम से सबसे ज्यादा परेशान होगा। ठीक यही मामला यहां भी है। एक डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगाया गया था। डी डुप्लीकेशन यानी वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम हटाना, यानी ऐसे लोग जिनके नाम कई जगह मौजूद हों, जो हिमाचल में भी वोट डालते हैं, दिल्ली में भी, फिर बिहार पहुंचकर भी वोट करके आते हैं, जो यूपी में भी वोट देते नजर आते हैं। बस इसी को समझने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया था। वे राजस्थान में भी वोट देते हैं, फिर जाकर के बेंगलोर में भी वोट देते हैं, ताकि ऐसे लोग पकड़े जा सके जो वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नाम होते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए इसके लिए एक डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगाया गया था, जो 2023 तक इस्तेमाल होता रहा, लेकिन 2023 में अचानक और छुपकर इस सॉफ्टवेयर को गायब कर दिया गया। इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को खत्म कर दिया गया और उसके बाद आपने 2024 के चुनाव देखे, जिसमें पहले राहुल गांधी और फिर कई लोगों ने इतने सारे डिटेल निकाले और दिए। ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग जगह जाकर वोट देते हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे 25, 50 या 1 लाख लोग बना दिए हैं जिनके नाम सभी मतदाता सूची में हैं, जो अलग अलग जगह जाकर वोट देते हैं। आपको बेंगलोर की लिस्ट याद होगी, राहुल गांधी ने इसके बारे में बात की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि एक पति पत्नी थे जो लखनऊ में वोट भी देते थे, फिर राजस्थान जाकर वोट देते थे, फिर बेंगलोर जाकर भी वोट देते थे। एक महिला ने 40 या 50 बार वोट दिया था। मैंने तब भी यही कहा था कि एक औरत 40-50 बार वोट नहीं दे सकती। उसके नाम पर और लोग वोट दे रहे हैं, उनके नाम जानबूझकर सारी लिस्टों में डाल दिया गया है। बहुत सारे ड्रामे हो रहे हैं और बीच में जो डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो गायब हो गया। असल में रिपोर्टर्स कलेक्टिव में, जिसमें आयुष और नितिन सेठी शामिल थे, दोनों ने जांच की। जांच के बाद पता चला कि चुनाव आयोग ने डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बंद कर दिया है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो चुनाव आयोग का बयान आया कि उस डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इतने सारे प्रॉब्लम थे कि हमने उसे इस्तेमाल करना बंद कर दिया। ये काम चुपचाप और चुपके से कैसे बंद हुआ? अब जब राज खुल गया है तब तुमने कहा कि उसमें प्रॉब्लम थी, और अगर प्रॉब्लम थी तो उसे ठीक क्यों नहीं किया गया? और अगर प्रॉब्लम थी तो यह फैसला कैसे लिया गया कि इसे पूरी 100% लिस्ट पर चलाया जाए? ये प्रॉब्लम अचानक नहीं आई थी, या फिर ये प्रॉब्लम इसलिए थी कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता था अगर डुप्लीकेट वोटर पकड़े गए तो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें इतनी दिक्कतें थी कि इसे हटाना पड़ा। क्या दिक्कत थी, और अगर दिक्कत थी तो उसे ठीक क्यों नहीं किया गया? भारत के इंजीनियर और टेक्नीशियन दुनिया में सबसे काबिल माने जाते हैं और अगर जरूरत पड़ी तो बाहर से भी मंगवा सकते थे, लेकिन अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो बताओ आपके पास डुप्लीकेट वोटर्स को रोकने का क्या तरीका है? वोटर लिस्ट में डुप्लीकेशन रोकना बहुत आसान बात है। चुनाव बिल्कुल साफ होना चाहिए, कमीशन के पास कोई भी तरीका नहीं, मतलब चुनाव आयोग बिल्कुल भी डुप्लीकेशन रोक नहीं रहा है। डुप्लीकेशन हो रही है और चुनाव आयोग आंखें बंद करके बैठा हुआ है। 2023 में वही चुनाव आयोग इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को अनिवार्य बना चुका था। पूरे देश के अधिकारी संसद चुनाव 2024 से
पहले संदिग्ध डुप्लीकेट पहचानने के लिए इसे लगाना था। यह सॉफ्टवेयर 100% वोटर लिस्ट में कैंपेन मोड में इंस्टॉल किया जाना था। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना था और यह कोई मौखिक आदेश नहीं था। 2023 में मतदाता सूची से जुड़ा मैनुअल सही तरीके से बनाया गया, जिसमें एक नियमावली भी शामिल थी। उस आदेश को उसमें शामिल किया गया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी 400 पार करके बात करते रहे। नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी 400 पार करने की बात करते रहे, लेकिन 300 भी पार नहीं कर पाए, पूरी बहुमत भी हासिल नहीं कर पाए। नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया। और उसी महाराष्ट्र में जहां कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी और उनकी गठबंधन को लोकसभा में करारी हार मिली थी, वहां ऐसी जीत मिली कि महाराष्ट्र के लोग भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। लोग तो ये भी कहने लगे कि हम वोटिंग बैलेट पेपर से करेंगे, क्योंकि ऐसा करने की इजाजत नहीं थी, वरना राज खुल जाता। उस रिपोर्ट की जांच की गई है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूं। ये आपको एहसास दिलाएगा कि कितना धोखाधड़ी हो रहा है। रिपोर्टर्स कलेक्टिव की जांच में पता चला है कि बिहार में 1,04,35,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 या उससे ज्यादा वोटर आईडी कार्ड हैं और फिर भी वो वोटर लिस्ट में बने हुए हैं। वे दावा करते हैं कि SIR सिस्टम ऑफ इंटेलिजेंस रजिस्ट्रेशन करके सब साफ कर दिया गया है, लेकिन सच ये है कि लगभग 1,04,35,000 वोटर ऐसे हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में 2 या 2 से ज्यादा बार है। इतने सारे डुप्लीकेट वोटर हैं और उनमें से कोई भी SIR के जरिए हटाया नहीं गया। आपको याद रखना चाहिए कि बिहार चुनाव के बाद भी ये स्थिति है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चिंता की बात है। काफी सारे नेताओं की फोटो वायरल हुई जो दिल्ली में वोट डाल रहे थे, वो बिहार में भी वोट डाल रहे थे, उनमें से कुछ हिमाचल में भी वोट डाल रहे थे। क्या ये खेल समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है ताकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे, चुनाव जीते और अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहें। ये सब सही है या लोकतंत्र को धोखा देना है? सोचिए जरा। और सरकार हमें उलझाने की कोशिश कर रही है सोनिया गांधी के मामले में। सरकार कह रही है कि सोनिया गांधी भारत की नागरिक नहीं है। लोग सरकार की तरफ से कह रहे हैं कि सरकार क्या कहेगी, लेकिन एक याचिका दायर की जा रही है कि सोनिया गांधी का नाम गलत तरीके से 1980-81 के वोटर लिस्ट में जोड़ा गया था। वो कागज वायरल हो गया। इन लोगों का दावा उस कागज की मदद से है और उस कागज में लिखा था NCR दिल्ली। NCR का मतलब है NCR कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। 1980 से 81 में बना ही नहीं था, क्योंकि दिल्ली उस वक्त राज्य नहीं था। पूरे NCR का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया था। तो वो कागज कितना सही था कितना गलत था ये कोर्ट तय करेगा। दूसरी बात, सोनिया गांधी और उनके परिवार का दावा है कि जब तक उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिली थी उनका नाम मतदाता सूची में था, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सवाल प्रियंका गांधी से पूछा गया था और उन्होंने इसका जवाब दिया। अब सुनिए सोनिया गांधी जी को नोटिस किया है सोनिया जी को। अच्छा, कब? आज सुबह? क्यों? किस बात पे? नागरिक बनने से पहले वोटर बनने का वोट डाला है देश के अंदर। प्रमाण है उनके पास? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उन्होंने वोट तब डाला जब वो सिटीजन बनी। प्रमाण दिखाएं। ये झूठ क्यों बोल रहे हैं लोग? आखिर पता नहीं क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं। वो बेचारी 80 साल की होने वाली है। पूरी उम्र उन्होंने देश की सेवा की है, तो मतलब इस उम्र में तो छोड़ देना चाहिए। इससे पहले भी ऐसी बातें कही गई और खारिज कर दी गई। राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता पर एक अशोक कुमार पांडे नाम का शख्स इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। उन्हें 500 रुपए जुर्माना हुआ और 6 महीने से ज्यादा वक्त तक या शायद उससे भी ज्यादा वकालत करने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन ऐसे मामले सामने लाए जाते हैं, वंदे मातरम के बहस को आगे बढ़ाया जाता है ताकि SIR पर चल रही चर्चा दबा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में SIR पर जबरदस्त बहस हो रही है और वरिष्ठ वकील
शाहदान फरासत कह रहे हैं कि वोटर की अयोग्यता साबित करने की आप वोट देने के लिए पात्र नहीं है। ये सरकार की जिम्मेवारी है, न कि वोटर ये साबित करे कि वो वोटर बनने के योग्य है। इससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने भी बहुत साफ कहा कि देश चुनाव आयोग के पास पूरे देश में एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं है। ऐसा कहा गया कि चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय नहीं कर सकता, ये उसका काम नहीं है, ये उसकी क्षमता से बाहर है, ये गृह मंत्रालय का काम है। लेकिन चुनाव आयोग को सरकार का पूरा समर्थन मिला हुआ है, इसीलिए ये जो मन चाहे हैं कर रहे हैं। ये मुद्दा संसद में भी उठाया गया था। मनीष जी ने ये मुद्दा उठाया था, मनीष तिवारी। वे एक बड़े कानूनी विशेषज्ञ हैं और उसने 2-3 बहुत ज़रूरी बातें भी कही। एक तो उसने वही बातें कही जो अभिषेक मनु सिंघवी ने कही थी। उसने कहा कि एफआईआर दर्ज कराने का उसे पूरे देश में कहीं भी कोई अधिकार नहीं है। जो अधिकार उसे मिला है उसमें उसे एफआईआर दर्ज कराने का हक नहीं है। दूसरी बात उसने ईवीएम के बारे में कही कि अगर ईवीएम का सोर्स कोड किसी दूसरी कंपनी के पास है और पहले से ही ये बात हो चुकी है, जिसके पास ये कंपनी है उसमें बीजेपी के लोग भी जुड़े हुए हैं, अगर ईवीएम का सोर्स कोड किसी दूसरी कंपनी के पास है, सरकार के पास नहीं है, तो ये खुद में ही एक खतरनाक बात है और ईवीएम में गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत ज़रूरी बात कही जो हम कई दिनों से बार बार कह रहे हैं। जिस तरीके से चुनाव आयोग चुना गया है, जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त को चुना गया है, उसमें निष्पक्षता की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती है। देखो, तुम्हें किसी ऐसे इंसान को चुनना है जो निष्पक्ष काम करे, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है उसे भी निष्पक्ष तरीके से चुना जाए। पहले ऐसा होता था कि मुख्य चुनाव आयुक्त चुनने के लिए 3 लोग होते थे। तीनों में से एक होते थे प्रधानमंत्री जो सत्ता पक्ष से होते थे, दूसरा होता था विपक्ष के नेता जो विपक्ष की तरफ से होते थे, और तीसरा होता था हमारा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई जो किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा होता था। उसे निष्पक्ष माना जाता था, जो बिना किसी पक्षपात के न्याय देता है, क्योंकि वो न्याय के सबसे ऊंचे पद पर होता है। तो जब 3 लोग होते थे तो चुनाव आयोग के चेयरमैन या मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्हें सरकार ने चुना था, सिर्फ उनका ही फैसला नहीं चलता था। सरकार के पास भी एक वोट होता था, विपक्ष के पास भी एक वोट होता था। ये नियम बदल दिया गया और इस बदलाव के साथ मुख्य न्यायाधीश को इस प्रक्रिया से हटा दिया गया। अब सरकार के पास 2 वोट हो गए हैं। जब मुख्य चुनाव आयुक्त का फैसला लेना होता था तब नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और राहुल गांधी साथ में बैठे होते थे। राहुल गांधी का वोट बस यूं ही बेकार चला जाता था। नरेंद्र मोदी, अमित शाह चाहेगा जिसे भी वो वैसे ही जीत जाएगा। तो इस चुनाव में अब चुनाव का कोई महत्व नहीं रह गया है। अब इस तरह से समझो कि सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त को मनमर्जी से नियुक्त कर रही है। सरकार जो चाहेगी उसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त बनाएगी और तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई और भी कुछ नहीं कर सकता। अब सरकार किसे नियुक्त करेगी वो उसी को नियुक्त करेगी जिससे उसे फायदा हो, जिसके बारे में उसे भरोसा हो कि वो सरकार की मर्जी से काम करेगा। तो जब सरकार अपनी पसंद का मुख्य चुनाव आयुक्त चुन रही है तो फिर आप उससे निष्पक्ष चुनाव कराने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, चाहे वो ज्ञानेश कुमार हो या उसके पहले जो भी थे। देखो, अगर चुनाव आयोग पर कोई हमला होता है तो भारतीय जनता पार्टी आगे आकर कहती है कि चुनाव आयोग बिल्कुल सही काम कर रहा है। तुम कौन होते हो भाई? चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी या सरकार का हिस्सा नहीं है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। अगर वोटों की दोहराव होती है, अगर चुनाव में गड़बड़ी होती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी को भी डरना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी गड़बड़ियां होंगी वो हमारे पक्ष में होंगी। तो अगर चुनाव आयोग पर कोई हमला होता है तो भारतीय जनता पार्टी उसे बचाने आती है। ये कल की बात है, अहमदाबाद में अमित शाह एक कार्यक्रम में थे, वहां कह रहे थे कि कोई भी ईवीएम खराब नहीं है, वोटर लिस्ट खराब है। तुम कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले भाई? तुम्हें कैसे पता कि वोटर लिस्ट कैसी है?
आप गृह मंत्री हो लेकिन चुनाव आयोग पर उसका कोई कब्जा नहीं है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मदद करने आती है, जिससे ये पता चलता है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई गठजोड़ है। और इसके बाद देखो, जब आरोप लगते हैं तो चुनाव आयोग विपक्ष पर हमला करता है और भारतीय जनता पार्टी का बचाव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग ने पूरी तरह एकतरफा रवैया अपना लिया है। ये तो पक्षपाती हैं, ये निष्पक्ष बात नहीं कर रहा है। और जब चुनाव आयोग खुद निष्पक्ष नहीं है तो चुनाव कैसे सही होगा, और अगर चुनाव सही नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और अब सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इन बहस को कितना महत्व देता है। बिहार के चुनाव को देखो, वहां कुछ खास नहीं हुआ, बहस जारी रही। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड लागू करवा दिया। इसके अलावा भी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया जा सकता था जिसमें से ये 14 लाख डुप्लीकेट वोट या बाकी जो शिकायतें आई हैं वो रुक सके। लेकिन अभी अगले चुनाव में वक्त है, उससे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला देता है तो कहा जा सकता है कि चुनाव ईमानदारी से होंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर टाल मटोल करता रहा, थोड़ा थोड़ा कुछ करता रहा, तो मैं साफ कहता हूं कि चुनाव होते रहेंगे और ये लोग पहले ही लोकतंत्र को बर्बाद कर चुके हैं। मैं आपसे ये सवाल पूछ कर जा रहा हूं कि डुप्लीकेशन को रोकने के लिए जो सॉफ्टवेयर था, अगर उसे चुपचाप हटा दिया गया है तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। ये सवाल है जिसका जवाब आपको देना है, तो कमेंट में जवाब ज़रूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो आपको ज़रूरी लगे तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।